गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विवेक शर्मा आप सभी का फिर से एक बार अनलॉक द साइंस चैनल पर वेलकम करता हूं। हमने पीछे के 2 वीडियो में फिजिक्स का जो पार्ट है इंट्रोडक्शन +1 में, उसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर टर्म तक हमने उसको समझा। हर एक साइंटिस्ट ने साइंस और फिज़िक्स के बारे में क्या क्या अपनी एडवाइस, क्या क्या अपने आइडिया रखे, वो चीज़ों को हम डिस्कस किए। लास्ट में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस साइंटिस्ट ने फिज़िक्स में अपना कितना कंट्रीब्यूट किया। हमने उसमें 2-3 चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन किसी कारणवश वो चीज़ें जो हैं पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। उसके लिए बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज हम उसी टॉपिक को दोबारा से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो छूट गया था। तो देखते हैं किन साइंटिस्टों ने फिज़िक्स के अंदर क्या क्या अपने लॉ दिए, किस किस नाम से वो जाने गए। तो आज बेटा हम इसी पर फोकस करेंगे। कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपका ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स +1 पार्ट है बेटा 3, चैप्टर नंबर है फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ओके, देखिए बेटा हम बात कर रहे थे जैसे कि विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड विच टाइप ऑफ लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर टॉकिंग अबाउट आर्किमिडीज। बेटा ये एक ऐसा साइंटिस्ट था और आर्किमिडीज ने ये बताया था, क्या आप कहेंगे सर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, या आप बोल सकते हैं बेटा लॉ ऑफ बियोंसी, कि कोई भी चीज़ें लिक्विड के अंदर क्यों फ्लोट करती है, क्यों तैरती है, वो लॉ किसने दिया था? आप कहेंगे सर आर्किमिडीज ने। तो आर्किमिडीज gives the law of the buoyancy in physics. Second is बेटा जिसका नाम है गैलीलियो गैलीलियाई। बेटा इसने क्या नाम दिया था? आप कहेंगे सर लॉ ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का जो फादर है वो हम सबसे पहले किसको बोलते हैं? गैलीलियो गैलीलियाई को। लेकिन बेटा सर आइजैक न्यूटन जो था वो पहला साइंटिस्ट था जो फिजिक्स का फादर कहलाया। उसके बाद जर्नली नाम किसका आता है? गैलीलियो गैलीलियाई में। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछता है तो आप सर आइजैक न्यूटन का नाम लेंगे, और बेटा जब गूगल पे सर्च करते हैं तो नाम किसका दिखाता है? गैलीलियो गैलीलियाई। लॉ ऑफ इनर्शिया, या बेटा आप कह देंगे डिस्कवरी ऑफ बाइनोकुलर्स। ये जो बेटा दूरबीन है, इस दूरबीन को भी डिस्कवर करने वाला कौन था? आप कहेंगे सर गैलीलियो गैलीलियाई। अभी हम एक नाम ले रहे थे बेटा जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन, है ना बेटा। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का साइंटिस्ट था और इसने क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ मोशन के जितने भी लॉ थे वो किसके लिए थे? सर आइजैक न्यूटन के लिए। या बेटा हीटिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो बेटा कोई भी गर्म चीज़ ठंडी किस बेस पर होती है, इस बारे में भी किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने ही बताया था। आपको ये सारी चीज़ें बस एक नज़र, एक ग्लेंस में रखनी है, ताकि आपको इन साइंटिस्टों में जब आगे यूनिट में नाम आए तो आप चौंके ना। ऐसे बेटा अगर बात की जाए तो जैसे हम बात करते हैं, और किसका नाम आता है? सर जे थॉमसन। तो बेटा जे थॉमसन का नाम आया, तो जे थॉमसन ने क्या रोल किया था? तो आप ध्यान से देखिए, सर जे थॉमसन ने बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड
एंड एटॉमिक मॉडल। ऐसे ही बेटा हम बात करते हैं किसकी, आप कहेंगे सर जैसे नाम आता है रोंटजन। रोंटजन एक ऐसा साइंटिस्ट था बेटा जिसने किसकी खोज की थी, आप कहेंगे सर डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे किसके द्वारा डिस्कवर की गई, आप कहेंगे सर रोंटजन के द्वारा। एक होता है बेटा जेम्स चैडविक, आप अक्सर पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। जेम्स चैडविक वो था बेटा जिसने किसकी खोज की, आप कहेंगे सर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हम लिख रहे हैं बेटा जिसने फिजिक्स के अंदर अहम डिस्कवरी करके आज फिजिक्स को इस एबल बना दिया कि डेली लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल है वो हम इन साइंटिस्टों को याद करते हुए देख सकते हैं। ऐसे बेटा अगर आपसे कहा जाए किसका, तो नाम आता है माइकल फैराडे। बेटा माइकल फैराडे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं और उसने दिया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्किंग प्रिंसिपल पर आपकी जो मोटर है वो काम करती है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे ही बेटा आपने एक नाम सुना होगा हेनरिक हर्ट्ज, इसका पूरा नाम था बेटा हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज। इसने क्या की थी, डिस्कवरी ऑफ EMW। और बेटा डिस्कवरी ऑफ EMW का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ध्यान रखिएगा बेटा। ऐसे ही अगर हम बात कहें किसकी, तो आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी, या आप मैरी क्यूरी बोल सकते हैं बेटा। और मैरी क्यूरी ने किसने किसकी थी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऐसे ही बेटा अगर हम यहाँ पे जानना चाहें तो और जान सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, न्यूटन ने ही बताया था विजिबल रे, या विजिबल रे में हम बोल सकते हैं बेटा जो आपके 7 कलर आते हैं ना विबग्योर, तो उस विबग्योर का मतलब था बेटा जब भी आप रेनबो देखते हैं तो 7 कलर हमें दिखाई देते हैं और ये सारी की सारी क्या है, विजिबल रे है। तो बेटा इस विजिबल रे का भी फादर कौन था, तो नाम किसका आता है, सर आइजैक न्यूटन का ही आता है। ऐसे बेटा अगर हम कह दें मैक्सवेल, तो बेटा मैक्सवेल ने क्या किया था, आप कहेंगे सर वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये किसने किया था बेटा, मैक्सवेल ने। ऐसे ही बेटा नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने सुना होगा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन का। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था एनर्जी मास रिलेशन, या बेटा हम उसको बोल सकते हैं ई डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू में सी का स्क्वायर। ये किसने दिया था बेटा, आइंस्टीन ने। और इसी थ्योरी को जाना गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नाम किसका आता है, आइंस्टीन का। और बेटा इसी के नाम से जुड़ा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा डिस्कवरी ऑफ किस किस का बेटा, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मास एनर्जी थ्योरम, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये केवल एक ही साइंटिस्ट को जाता है बेटा और उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन को एक प्रॉपर ढंग से बताया था। तो बेटा ये हमने कुछ साइंटिस्टों के नाम लिखे हैं जिन्होंने क्या है कुछ लॉ दिए, और इन लॉ के हिसाब से डेली लाइफ में होने वाली कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम 2-3 ये तो थे बाहर के साइंटिस्ट। अगर बात करें कुछ इंडियन साइंटिस्ट की तो उनके भी तो कंट्रीब्यूट हैं। तो बेटा हम साइंस को इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया को हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैं 5-7 नाम ऐसे लिखूंगा जो इंडियन साइंटिस्ट है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, फिर हम करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बेटा।
ले लिया? चलिए जल्दी कीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसको बेटा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। पहला नाम आता है बेटा जिसका नाम है होमी जहांगीर। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर बाबा। और बेटा इस होमी जहांगीर बाबा ने किसकी डिस्कवरी की थी? आप कहेंगे सर हाँ, ये इंडियन साइंटिस्ट है होमी जहांगीर बाबा। इसने बेटा डिस्कवरी की थी क्या? आप कहेंगे सर कैस्केड प्रोपेगेशन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। बेटा अपने स्काई के अंदर, आसमान के अंदर जब लाइटें सैटेलाइट या प्लेनेट से रिलेटेड करती है तो हम गैलेक्सी के बारे में जब भी किसी रेस से उसके बारे में स्टडी करते हैं, उन रेज को डिस्कवर करता है कॉस्मिक रे। तो कॉस्मिक रे के बारे में बताने वाला अपना इंडियन साइंटिस्ट, जो कि हम सबके लिए गर्व की बात है। नाम किसका आता है बेटा? होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में के नाम से भी इसका नाम आता है बेटा, होमी जहांगीर बाबा। ऐसे ही बेटा दूसरा साइंटिस्ट अगर देखें तो नाम आता है जिसका नाम है सीवी रमन। और बेटा सीवी रमन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया था? आप कहेंगे सर इसके नाम से डिस्कवरी है बेटा इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स। बाई मॉलिक्यूल्स, ये नाम किसका आता है बेटा? सीवी रमन का। ऐसी अगर बात किया जाए बेटा तो नाम आता है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। बेटा ये आज जो गैलेक्सी के अंदर जो स्टार है तो उसकी स्ट्रक्चर और उसका एवोल्यूशन क्या है, इसी के नाम से जाता है। तो आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर एंड evolution of stars। तो स्टार्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो चमकते हैं, उसके बारे में किसने बताया था? इंडियन साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर ने। ऐसे ही बेटा एक नाम होता है जिसका नाम है एस.एन. बोस। और बेटा एक नाम जैसे हम बोल दें M.N. साहा। ये दो इंडियन साइंटिस्ट है बेटा, इनके नाम से भी कोई ना कोई डिस्कवरी है। और अगर एस.एन. साहा की बात करते हैं तो बेटा इसमें आता है क्वांटम स्टैटिक्स। क्वांटम स्टैटिक्स ये वो फेमस साइंटिस्ट या फेमस डिस्कवरी। M.N. साहा के लिए देखते हैं बेटा, नाम आता है इसका थर्मल आयोनाइजेशन। थर्मल आयोनाइजेशन। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा ये कुछ साइंटिस्ट है बेटा इंडियन जिन्होंने अपना फिजिक्स में अहम रोल निभाया। तो इनको हम भूल नहीं सकते थे, इसलिए इनका नाम अक्सर हम सुनते हैं होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, एस.एन. बोस और बेटा एक M.N. साहा। एक और अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नाम सुना होगा आपने बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ये बेटा मैटर की फोर्थ स्टेट थी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इसमें क्या था बेटा? आप कहेंगे सर कूलिंग ऑफ एटम्स बाय हेल्प ऑफ लेजर लाइट।
ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बोस नाम का जो साइंटिस्ट था वो इंडियन ही था। तो ये एस.एन. बोस ये रहा बेटा, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर एटम्स को हम लेज़र लाइट या लेज़र बीम के थ्रू कैसे उसको कूल कर सकते हैं, ये सारे वर्किंग प्रिंसिपल बताए गए। तो अब तक की वीडियो में हमने यही देखा कि ये कुछ फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट से फिज़िक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेटा एक्सटेंड, उसका रेंज वाइड एरिया बना दिया, और इसी के बेस पर डेली लाइफ में होने वाली जितनी भी फिनोमिना है हम उसका सीधे से एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं। तो बेटा इन साइंटिस्टों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ओके, आया समझ में। चलिए आप बेटा देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो नेचर के अकॉर्डिंग फोर्स कितने टाइप्स के हैं। तो बेटा इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखिए बेटा, टॉपिक है अपना फोर्स इन नेचर। तो हम यही कहेंगे कि नेचर में जब हमने देखा तो यहाँ पे कितने टाइप्स के फोर्स, 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर मेंशन। 4 तरह के फोर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। फर्स्ट वन इज, आपसे कहा जाए कि पहला कौन सा है बेटा, तो आप 9th में पढ़ के आए हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे बेटा दूसरे फोर्स की अगर हम बात करें तो एक फोर्स होता है जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा थर्ड फोर्स की अगर आप बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ फोर्स जो है बेटा वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आगे चल के ये फोर्स पूरी तरह से डिटेल्ड में समरी के रूप में हम पढ़ेंगे, लेकिन अब एक इंट्रोडक्शन पार्ट है तो इसके बारे में कुछ लाइनें आप 9th क्लास में जानते थे, कुछ आज जान जाएंगे। देखिए बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो किस साइंटिस्ट को जाता है, तो आप जानते ही हैं, सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने ही किसकी डिस्कवरी की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो वो क्या करता है बेटा कि ये कोई 2 ऑब्जेक्ट है अपने, ठीक है, ये इनके दोनों कोई ना कोई सेंटर हैं और इनको लाइन से हमने ज्वाइन करा दिया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और दोनों सेपरेटेड है बाय ए डिस्टेंस r। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, the force of attraction between 2 bodies is directly proportional to product of their masses, and force of attraction is inversely proportional to square of the distance between them. This is the second equation. So from equation first and second we obtain F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of the distance. When we implies it, F is equals to g m1 m2 upon r square. It means F is the force of attraction, g is the gravitational constant, g यहाँ पर क्या है अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो फिक्स है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है बेटा, ठीक है। ऐसे ही m1 m2 क्या है, मास ऑफ द बॉडीज, r क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉडीज। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कहाँ पर होता है, ये बात ध्यान से समझिए। तो ये तो बात किसने बताई थी, बाय न्यूटन्स। अब हमने इस डायग्राम में देखा कि बेटा इसका सेंट्रियर, इसका सेंट्रियर एक लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों के सेंटर को। तो बेटा जब सेंटर को ज्वाइन करने लग जाए लाइन,
तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फोर्स है, आप कहेंगे सर सेंट्रल फोर्स है। ए लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये आप पहली लाइन समझेंगे कि ये हमेशा कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो सेंटर होगा और जो दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा वो हमेशा एक दूसरे को वहीं से अट्रैक्ट करेगा। तो हमने एक तो ये पढ़ लिया सेंट्रल फोर्स। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। कभी भी ये ऑब्जेक्ट को रिपेल नहीं करेगा। ये फोर्स हमेशा कैसा रहेगा नेचर में, आप कहेंगे सर ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। तीसरा पॉइंट इसके बारे में बनता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा लार्ज डिस्टेंस या बेटा हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वर्क करता है। और अगर ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा उतना ही उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, उनके बीच का जो गैप है या डिस्टेंस है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। फोर्थ है बेटा इसके बारे में, इट ओबे स्क्वायर इनवर्स लॉ। ये हमेशा किसको ओबे करता है? आप कहेंगे सर स्क्वायर इनवर्स लॉ, मतलब रेडियस का जो स्क्वायर है या इनके बीच का जो गैप है उसके जो स्क्वायर है उसको हमेशा क्या करेगा, फॉलो करेगा। इट ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन मीडियम। ये कभी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो चीज़ मीडियम पर डिपेंड नहीं करती उसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स बिकॉज ए लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी। Second is it is always attractive in nature. Third is it is the weakest force in nature. And सातवां हम इसके लिए बोल सकते हैं इट्स वर्किंग या मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हम बोल सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज यूनिटी, यानी कि वन होगी। एंड रेंज इज इनफाइनाइट, रेंज इज इनफाइनाइट। ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी वर्किंग रेंज क्या हो सकती है? आप कहेंगे सर इनफाइनाइट तक हो सकती है। जितना ज़्यादा इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होता रहेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है डेली लाइफ से जुड़े हुए इसके। तो सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से नेसेसरी है कि एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ होगा, ये बात आप हमेशा से याद रखिएगा कि यहाँ पर बेटा जो दो ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर रहे हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक कोई भी आप क्या कंसिडर करेंगे, अर्थ ही करेंगे। अगर एक सन है तो दूसरा क्या है, अर्थ है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जो रिवोल्यूशन या जो चक्कर लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसका, सन का। तो अगर मैं ये कहूँ क्या, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सन। ऐसे अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की तो आप कहेंगे सर प्लेनेट सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये आप बात ध्यान रखेंगे। ऐसे अगर हम कहें कि फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इन यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारी अर्थ है उनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी है, आपकी टेबल है, फैन है, आपकी चेयर है ना, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो हमारी अर्थ से ही लगेगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर और जो हमारी अर्थ का सेंटर है उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा कहलाएगा, आप कहेंगे इट इज़ द सेंट्रल फोर्स। तो दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स। इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट हम बहुत पढ़ लिया, क्योंकि इसके बाद एक ग्रेविटेशनल नाम से चैप्टर आएगा और उसमें हम ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। On the basis of nature, force are 4 types. First one is gravitational. This is the summary for gravitational force. एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये किसने डिस्कवर किया था, तो नाम आपको पता ही है, सर आइजैक न्यूटन ने ही करा था। ओके, जल्दी से लिए, जल्दी लीजिए बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट फोर्स की हम बात करते हैं, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, सेकंड फोर्स है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी देखा जाए ना तो ये फोर्स जो था, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूटन ने डिस्कवर किया, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को किसने डिस्कवर किया, तो सिंपल सा नाम आता है जिसका नाम है क्या, एक साइंटिस्ट था युकावा। एक क्या था, युकावा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, युकावा इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फोर्स। युकावा discovered न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसकी कुछ कहानी है, मैं सुना देता हूँ आपको। न्यूक्लियर फोर्स जो था ना, उसका डिस्कवरी इस बात से हुई कि हमारे पास कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी डिके होता है, मतलब वो ब्रेक होता है, टूटता है, तो उसको कई लाख करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और ऐसा होने में उसमें 3 पार्टिकल, अल्फा, बीटा और गामा, 3 पार्टिकल बाहर निकलते हैं। तो बेटा एक ऐसा ही नाम आया बीटा। तो बीटा डीके जो था वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। तो आप कहेंगे इट इज़ डिस्कवर्ड इन रेडियो एक्टिव या एक्टिविटी फिनोमिना इन बीटा डीके पार्टिकल। जब हम बीटा डीके पार्टिकल का स्टडी रेडियो एक्टिविटी फिना में करते हैं, तो वहाँ से क्या बात यहाँ से स्टार्ट हुई है। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना गया क्या, कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से इमिट होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इमिट होता है, तो वो आपका प्रोटॉन और किसमें, सॉरी न्यूट्रॉन, हाँ, जब भी एक न्यूट्रॉन कहाँ से, क्योंकि न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन होगा, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से जब भी कोई न्यूट्रॉन इमिट होगा तो वो ऐसा माना गया कि वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सेकंड पॉइंट यही लिखेंगे, इन रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना इन बीटा डीके पार्टिकल। तो क्या माना गया, न्यूट्रॉन is emitted from radioactive nucleus।
is converted into proton and electron. ओके, ऐसा बिलीव माना गया। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो ये माना गया थ्योरेटिकल जब कंसिडरेशन करा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उन इलेक्ट्रॉनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन हो, उसके अंदर सेम क्या होगी, एनर्जी होगी, और उन सभी में जब एनर्जी सेम होगी तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये कहें कि थ्योरेटिकली क्या माना गया, ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी एंड वेलोसिटी, थ्योरेटिकल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं बेटा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि जब हम एनर्जी लेवल देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले, दूसरा, तीसरा, तो हर एक की एनर्जी लेवल क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम कहेंगे प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट एनर्जी एंड वेलोसिटी, प्रैक्टिकली ये देखा गया। तो अब एक साइंटिस्ट आता है इन 1930 में, नाम किसका आया, आप कहेंगे सर पाउली बोल सकते हैं। तो पाउली ने क्या किया, पाउली ने कहा कि जो अपना क्या है बेटा, न्यूक्लियस से जो न्यूट्रॉन है ना, और जो वो कन्वर्ट हुआ था किस में, इलेक्ट्रॉन में। तो पाउली ने एक थ्योरी दी क्या, कि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा और एक अनचार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल, और वो अनचार्ज्ड पार्टिकल का क्या नाम था, एंटी न्यूट्रॉन, और उसका सिंबल होता था बेटा न्यू। तो इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल, तो उसका कहना यह था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी होगी तो बेटा उसका वाइस वर्सा क्या होगा, एंटी न्यूट्रॉन। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो एंटी न्यूट्रॉन की एनर्जी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉनों में एनर्जी कम है तो एंटी न्यूट्रॉन में क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रोनो ओबे द इनवर्स लॉ। अगर इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन की तो एंटी न्यूट्रॉनों की डिस्कवर हो रही और डिक्रीज हो रही है। तो पाउली ने 1930 के अंदर ये एक थ्योरी को एक्सपेक्ट किया, और यहीं से पता चला कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों आपस में जिस बॉन्ड के साथ या जिस फोर्स के साथ आपस में अटैच होते हैं वो फोर्स कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप कह सकते हैं क्या, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो इज वीक। हाँ बेटा, तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हमने कह दिया ना कि 1930 में पोली ने केवल क्या दिया था, एक आप कहेंगे एक केवल भविष्यवाणी के तौर पर इस चीज़ को बताया था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो फादर है वो कौन है, युकावा ने ही थ्योरी ऑफ क्या दी थी, न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सारी फिनोमिना को स्टडी करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ से कुछ हम लेना चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं क्या, इट इज़ 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, 10⁻25 टाइम्स क्या होगा, ये स्ट्रोंगर होगा। ऐसे ही अगर आप कहना चाहें क्या, इट इज़ या हम कहें इट वर्क इन रेंज ऑफ, कितनी रेंज के अकॉर्डिंग काम करता है, डेट इज़ 10⁻16 मीटर। इसकी वर्किंग रेंज जो होगी वो कितनी होगी, 10⁻16 मीटर। और ऐसे ही अगर आप तीसरी बात करना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, इट
एक्ट्स बिटवीन, किसके बीच में काम करता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोल सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको बिल्कुल भी टेंशन ना लेके इसकी छोटी सी जो बात है कि भाई न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से डिस्कवर होता है, द स्टडी या फिनोमिना ऑफ द रेडियो एक्टिव फिनोमिना इन बीटा डीके पार्टिकल। जब हम बीटा डीके पार्टिकल के बारे में रेडियो एक्टिविटी फिना में स्टडी करते हैं तब तो क्या निकल के आता है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो इमिट होता है कहाँ से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। जब थ्योरेटिकल बात की गई तो उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी और वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, सेम। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के पास तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, डिफरेंट एनर्जी होती है और डिफरेंट ही क्या होगी, वेलोसिटी। 1930 पाउली में बताता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज, क्योंकि पाउली ने किसके बारे में बताया, एक अनचार्ज पार्टिकल, और उसका नाम था एंटी न्यूट्रोनो। तो वो कहता है कि एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम देन बीटा डीके पार्टिकल हैव लो एनर्जी। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी मैक्सिमम है तो जो बीटा डीके पार्टिकल होगा उसमें एनर्जी कम होगी, और वाइस वर्सा। हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। तो वो कहता है कि फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रोनो इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स वर्किंग रेंज इज 10⁻16 मीटर। इट एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आई होप आप समझ गए होंगे। तीसरा जो फोर्स है वो कौन सा है बेटा, आप कह सकते हैं सर EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ पर चार्ज पार्टिकल हो, ठीक है, चार्ज बॉडी हो, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होगा। तो देखिए थर्ड फोर्स आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिएगा, आप कहेंगे ये फोर्स कहाँ लगता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज। जहाँ पर दो चार्ज बॉडीज की बात हो उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स है उसकी नेचर डिपेंड करती है चार्ज पार्टिकल की जो पोलरिटी है कि उसकी नेचर कैसी है। आप जानते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। कंसीडर कीजिए कि ये कोई आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, या हम कह दें कि दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, हमेशा आप कहेंगे सर रिपल्सन लगेगा। इसके बीच में भी कैसा लगेगा, रिपल्सन लगेगा। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव है और दूसरे पर कैसा है, नेगेटिव, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, आप कहेंगे अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो एक तो रिपल्सन है, एक अट्रैक्शन है, वो डिपेंड किस पर करता है, उनकी पोलरिटी पर डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, इट मे बी पॉजिटिव, या मैं कह दूँ इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। रिपल्सिव इन नेचर, ये पहली बात आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन एक किसके बीच में लग रहा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज। दूसरा पॉइंट हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट इज स्ट्रोंगर देन, इट इज स्ट्रोंगर देन, तो ये दोनों से ही स्ट्रोंग होता है। किस किस से, आप कहेंगे सर 10⁻36 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड 10⁻11 टाइम्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल से, और 10⁻11 टाइम्स होता है किससे, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। ऐसे हम कहें क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
थर्ड पॉइंट, इट इज डिस्कवर्ड बाई, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? आप कहेंगे सर कूलम्स लॉ, नाम किसका आता है? कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ ने क्या बताया था? इट इज सिमिलर एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने बात की थी ना, F इज इक्वल टू क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो कूलम्स लॉ ने डिफाइन किया था। और न्यूटन ने क्या किया था? F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चार्जेज हैं दो बॉडीज पर, जो कि हम बात कर सकते हैं चार्ज बॉडीज। ये दो ऑब्जेक्ट के मास हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरी हमारी अर्थ होगा। तो देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, ये चार्जेस हैं, ये क्या है? मासेज हैं। ये आपका क्या है? आप कहेंगे सर कांस्टेंट है, ये भी क्या था? कांस्टेंट था। ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, इट ओबे स्क्वायर इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ ये भी किसको फॉलो करता है? आप कहेंगे सर स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल करता था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर का था, यहाँ पर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। ये डिपेंड इस बात पर करेगा कि चार्ज की पोलरिटी कैसी है, पॉजिटिव है दोनों पर तो रिपल्सिव, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। किसने डिस्कवर्ड किया था? आप कहेंगे सर कूलम्स ने डिस्कवर्ड किया था। कूलम्स का ये था, ये कहेंगे चार्जेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट Q1 एंड Q2। तो जहाँ पर भी दो बॉडी पर चार्ज हो, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। तो अब तक हमने एक समरी पढ़ ली है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा, और एक आपने पढ़ा जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसकी तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कितनी थी? 1, ये कितने पावर था? 10 की पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल, और ये कितना है बेटा? 10 की पावर 36 टाइम्स। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10 की पावर 6 टाइम्स देन ग्रेविटेशनल, और 10 की पावर, तो इसमें कितने का गैप है बेटा? इसमें आप कहेंगे 10 की पावर 11 का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रोंगर 10 की पावर 11 टाइम्स ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे वीक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक लास्ट फोर्स और आता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। चलिए, लास्ट फोर्स है बेटा, इसको और फिनिश करते हैं हम। यह भी जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप कहेंगे इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। हमारी नेचर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किसका नाम लेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। तो एक और बढ़ा दीजिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम क्या? इट एक्ट्स बिटवीन, किसके बीच में काम करेगा? 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स और 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच भी कौन काम करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ है बेटा, इट्स वर्किंग रेंज। इसकी जो वर्किंग रेंज है वो कितनी होती है? 10 की पावर 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये कितना होता है? 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है।
तो आप बता सकते हैं कि EMF में और इसमें कितना है, तो 10 की पावर 2 टाइम्स है, और इसमें देखिए तो बेटा कितना का गैप है, 10 की पावर 13। तो आप ये भी कह सकते हैं इट्स वर्किंग रेंज इज अबाउट कितना होता है बेटा, 10 की पावर -15 मीटर। और आप कहेंगे इट इज स्ट्रोंगर देन, किससे कितना है, तो आप कह दें 10 की पावर 38 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज स्ट्रोंगर देन कितना बेटा, 10 की पावर 13 टाइम्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे आप कहें इट इज स्ट्रोंगर देन 10 की पावर 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नेचर में जो फोर्स है उनका ऑर्डर क्या है, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन कितने से कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो आप एक ये टेबल हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट वन ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। चाहे बेटा स्ट्रॉन्ग या वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर, वो आपका युकावा ने ही थ्योरी दी थी उसके लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में कूलम्ब्स ने बताया। बेटा ये दोनों किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। लेकिन ये अट्रैक्टिव होता है बेटा, मगर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द पोलरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कौन कितने से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप बेटा आप समझ गए होंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने यही देखा कि कौन किसको फॉलो करता है, कौन किस में कैसा फोर्स लगता है, साइंस के बारे में किसने क्या राय दी। तो ये बेटा एक थ्योरी थी, एक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था जो बहुत ज़रूरी हो गया था बताना, इसलिए हमने इस पर सबसे पहले फोकस किया। आप इसको एक बार रीड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्टों के नाम से थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करें। डेली लाइफ में कौन से लॉ ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल काम करते हैं, इस बात पर आप ध्यान दें। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है टॉपिक से रिलेटेड या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। अब आगे हम चैप्टर नंबर 2 की वीडियो बनाएंगे, और उसमें हम बहुत ही जैसे मास क्या होता है ना, लेंथ क्या होती है, टाइम क्या होती है, किस साइंटिस्ट ने उसकी क्या डेफिनेशन दी, ये हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।